तो मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद विनोद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बार फिर एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिस टॉपिक का नाम है जल। क्योंकि दोस्तों ये जल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। इसीलिए दोस्तों शायद कहा गया है जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। क्योंकि दोस्तों जल नहीं रहेगा तो कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि जल के बिना जीवन ही अधूरा है। तो दोस्तों इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करूंगा। दोस्तों वीडियो में पढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं, क्योंकि आने वाली जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आने वाली जो वीडियो होगी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा आसानी से। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है ये जल। दोस्तों जल, क्योंकि जल को जीवन अमृत भी कहा गया है। क्योंकि दोस्तों जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों जल को पहला ही क्वेश्चन बन गया कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे जीवन अमृत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जल। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जल या पानी एक रासायनिक पदार्थ जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। जल एक यौगिक है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो जल होता है हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है। क्योंकि दोस्तों जो जल होता है जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक क्यों है? क्योंकि जल जो है H2O यानी 2 हिस्सा हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन के मिलने से बना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक तत्व हैं। जब ये दोनों तत्व आपस में मिलते हैं एक यौगिक का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जल क्या है, तो दोस्तों हम सीधे सीधे बता देंगे जल एक यौगिक है। दोस्तों फिर देखते हैं, सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों का जीवन का आधार क्या है दोस्तों? वो है जल। सभी प्राणियों, वो चाहे जीव हों, चाहे जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हों, सबके के लिए जीवन का आधार क्या है? जल है। जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों जो जल शब्द है वह द्रव अवस्था यानी लिक्विडिटी फॉर्म को प्रस्तुत करने के लिए जल का नाम लिया जाता है। यानी आसान भाषा में कहें तो जल का प्रचलन द्रव अवस्था के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों अगला देखते हैं। जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाया जाता है। दोस्तों जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर दोस्तों सॉलिड में होगा तो बर्फ़ होगा, अगर लिक्विड में होगा तो द्रव होगा, अगर वाष्प में होगा तो गैस में बदल जाता है। दोस्तों ये जो है तीनों अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस। लेकिन दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि तीन ही अवस्थाएं नहीं होती हैं। अवस्थाएं जो होती हैं मैटर यानी द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं वो 5 होती हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस कंडेंसेट होता है। यानी चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था जो होती है बोस कंडेंसेट होता है। तो दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का संबंध जो होता है
2:1 होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो में मिला होता है वो 2 संबंधे 1 के रेशियो में मिला होता है। दोस्तों आगे देखते हैं कि इसकी सूचना और गुण के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी सूचना और गुण के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका साधारण नाम जो है वो है जल, पानी और नीर। जल, पानी और नीर। इसका IPSC नेम है। IPSC तो दोस्तों जानते ही होंगे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड फॉर केमिस्ट्री में नाम है इसका ऑक्सीजन, या तो इसी को कहते हैं हम लोग वाटर। वैकल्पिक नाम में दोस्तों हम लोग देखते हैं, इसका वैकल्पिक नाम है एक्वा डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या डाईहाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। दोस्तों एक बार देख लेते हैं, एक्वा डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये क्या है, इसका वैकल्पिक नाम है। दोस्तों अगर कोई पूछेगा कि H2O का जो केमिकल नेम होता है तो लोग बताने में इधर उधर करते हैं। तो दोस्तों सीधे सीधे बताइए, या तो एक्वा बताइए, या तो डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बताइए, या तो डाईहाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बताइए। ये H2O का केमिकल नेम हो जाता है। दोस्तों इसका अणुसूत्र होता है H2O। दोस्तों इसका जो गलनांक होता है यानी FP यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, 273 केल्विन में होता है और 32 फ़ारेनहाइट में होता है। दोस्तों अगर हम बात करें, अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें जिस पर जल क्या होता है, जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी जम जाएगा, 273 केल्विन पर भी जम जाएगा और 32 फ़ारेनहाइट पर भी क्या हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। दोस्तों इसका क्वथनांक देख लेते हैं। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है वो क्या होता है, उबलने लगता है। अगर हम केल्विन में बात करें तो केल्विन में 373 केल्विन में क्या होता है, उबलने लगता है। अगर दोस्तों फ़ारेनहाइट की बात करें तो 200 फ़ारेनहाइट में क्या होता है, जल उबलने लगता है। तो दोस्तों नोट में यहाँ देख लेते हैं कि जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी होता है। दोस्तों जल का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन दोस्तों कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका रंग थोड़ा नीला होता है। लेकिन ये बताया जाता है कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शी होता है। न तो इसका कोई रंग होता है, न तो इसका कोई गंध होता है, न इसका कोई स्वाद होता है, और ये पारदर्शी होता है। दोस्तों पारदर्शी क्या होता है, यानी ऐसी वस्तु जिसके आर पार दिखाई दे उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी। तो दोस्तों जल एक पारदर्शी पदार्थ है। दोस्तों एक नोट में और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि पृथ्वी पर 71% जल तथा 29% स्थल है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये पूरे पृथ्वी पर 71% जल यानी 3/4 जल से घिरा हुआ है और 29% जो हमारा स्थल बचा हुआ है, बाकी 71% पानी से ही घिरा हुआ है। तो दोस्तों एक नोट में और देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा जल महासागरों में 97% होता है। दोस्तों ये पूरे पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा जो जल होता है वो महासागरों में होता है, लगभग 97%। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि महासागर का जो जल होता है उसको ppm जो लवणता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और हमारे जीवन में उसका बहुत ही कम उपयोग है। दोस्तों तो ये आज हमने जाना कि जल क्या है। दोस्तों एक नोट और देख लेते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी का 71% जो सतह का 71% है वो 1.460 पीटी का मतलब दोस्तों एक मेजरमेंट है जिसको हम लोग पीटा टन कहते हैं। यानी अगर हम उसको केजी में बदलें तो लगभग 10⁻21 किलोग्राम
जल से ये पृथ्वी क्या है, आच्छादित है। तो दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये हमने अभी तक पढ़ा। तो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। हमारे शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% पाया जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 65 से 80% पाया जाता है। दोस्तों जो 65% पाया जाता है वो एडल्ट में पाया जाता है, जो 80% पाया जाता है वो दोस्तों जो पाया जाता है वो बच्चों में पाया जाता है। इसलिए दोनों के बीच का जो रेंज है वो रेंज मैंने बता दिया कि हमारे शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर हमारे शरीर में 1% पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है, लेकिन जब 10% की कमी हो जाती है तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है। दोस्तों हमारी शरीर जो है 65 से 80% जल से ही बना है। दोस्तों अगर हमारे शरीर में 1% पानी की आवश्यकता होती है तो प्यास लगती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही 10% की कमी हो जाती है वैसे ही हमारी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि 65 से 70% पानी है हमारे शरीर में, यानी कुल कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पूरे शरीर का जितना भार है उसका 60% क्या है, जल ही है। और उस 60% का 80% जल जो है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। दोस्तों सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शरीर में जो सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में। तो दोस्तों आगे फिर देखते हैं, एक नोट में देख लेते हैं, जल एक अकार्बनिक पदार्थ है। दोस्तों जल एक अकार्बनिक पदार्थ है और यौगिक भी है। ये हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन जल एक अकार्बनिक पदार्थ है दोस्तों, ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है, ये अकार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं जल के रासायनिक तथा भौतिक गुण। जो जल है उसके कुछ रासायनिक तथा भौतिक गुण हैं दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक किसे कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। ऐसा पदार्थ जो जल में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पदार्थ। हाइड्रोफिलिक का अर्थ होता है दोस्तों जल से प्यार करने वाले, जो जल से या जल में ज़्यादा तुरंत समा जाते हैं उन्हें ही हाइड्रोफिलिक पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक, चीनी और अम्ल। नमक, चीनी, अम्ल ये ऐसे पदार्थ हैं, ये हाइड्रोफिलिक पदार्थ हैं। दोस्तों दूसरा देखते हैं हाइड्रोफोबिक पदार्थ क्या होता है। हाइड्रोफोबिक पदार्थ का मतलब होता है, फोबिक का मतलब होता है डरना, तो दोस्तों जल से डरने वाले पदार्थ। तो ऐसा पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें हाइड्रोफोबिक पदार्थ कहते हैं। जैसे वसा, तेल, चाक। चाक जो दोस्तों चाक होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है, ये अघुलनशील है। चाक जो एक अघुलनशील पदार्थ है, तो यानी कहने का मतलब हाइड्रोफोबिक क्या हुआ, ऐसा पदार्थ जो जल में न घुले। ये कौन सा पदार्थ हुआ, हाइड्रोफोबिक पदार्थ। लेकिन हाइड्रोफिलिक पदार्थ क्या था, ऐसा पदार्थ जो जल में घुल जाए, जल में समा जाए, उसे हाइड्रोफिलिक पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी, नमक और अम्ल। दोस्तों एक छूट गया था ऊपर,
जल एक प्रबल विलायक है, जल एक प्रबल विलायक है जिसे सर्व विलायक भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ नोट में देख लेते हैं थोड़ा सा कि बिना पानी के 7 दिन तक जीवन संभव है। दोस्तों हमारी शरीर, मैंने पहले ही बता दिया था कि 65 से 80% जल से बनी हुई है, लेकिन अगर हम पानी कितने दिन तक न पिएं जिससे हम जीवित रहें, तो दोस्तों अगर आप पानी 7 दिन तक लगातार अगर नहीं पीते हैं तो हमारी मृत्यु संभव हो जाती है, यानी हो जाती है 7 दिन तक अगर पानी नहीं पिएंगे। तो दोस्तों और आगे देखते हैं कि शुद्ध जल की विद्युत चालकता बहुत ही कम होती है। शुद्ध जल की विद्युत चालकता बहुत ही कम होती है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई अशुद्धि मिल जाती है तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है। दोस्तों मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि जो शुद्ध जल होता है उसमें कोई भी करंट पैदा नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें कोई भी अशुद्धि मिल जाती है तो उसमें तुरंत ही करंट पैदा होने लगता है, यानी उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। जैसे दोस्तों नमक, दोस्तों अगर पानी शुद्ध है तो उसमें अगर करंट लगाएंगे तो उसमें करंट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उसमें सोडियम क्लोराइड या अन्य कोई अशुद्धि उसमें हम लोग डालते हैं तो तुरंत करंट आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो जल होता है, शुद्ध जल में विद्युत चालकता जो होती है बहुत ही कम होती है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई अशुद्धि मिल जाती है तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, 100 ग्राम जल में कोई ऊर्जा नहीं होती है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 ग्राम जल में कितनी ऊर्जा होती है, यानी अगर हम 1 गिलास पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा प्रदान होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोई नहीं। हमारे शरीर में अगर आप 1 गिलास पानी पीते हैं तो ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा के बदले हमारी शरीर जो होती है हाइड्रेट हो जाती है। दोस्तों अब आगे देखते हैं, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और एवरेस्ट पर जल 69 से 75 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दोस्तों अगर आप समुद्र तल की बात करते हैं तो समुद्र तल पे जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन जैसे ही आप एवरेस्ट पर जाएंगे, अगर एवरेस्ट पर पानी को उबालते हैं तो 69 से 75 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी क्या होता है दोस्तों, उबलने लगता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एवरेस्ट पर पानी कितनी डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 69 से 75%। 69 से 75 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, इतना अगर टेम्परेचर देते हैं तो पानी उबलने लगता है। कहाँ पर? एवरेस्ट पर। आगे देखते हैं, जो D2O होता है, D2O को भारी जल भी कहते हैं। D2O को भारी जल भी कहते हैं, जो नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का काम करता है, मंदक का काम करता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध जल किसका होता है, तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है, लेकिन जैसे ही वर्षा का जल इस इन्वायरमेंट यानी वातावरण में आता है वैसे ही इसमें भी अशुद्धि मिल जाती है। जब तक वातावरण में नहीं आया हुआ होता है तब तक ये शुद्ध होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे शुद्ध जल किसका होता है, तो वर्षा का जल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जल के प्रकार। जल के प्रकार कितने होते हैं, तो जल 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध जल, एक अशुद्ध जल। एक सॉफ्ट वाटर होता है और एक हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग देता हो, उसे हम लोग शुद्ध जल कहते हैं। अशुद्ध जल ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता हो।
तो यानी हम दोस्तों कह सकते हैं जल दो प्रकार का होता है। पहला शुद्ध जल जिसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, जो दूसरा जल होता है अशुद्ध जल जिसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। तो दोस्तों शुद्ध जल वह जल होता है जो साबुन के साथ झाग देता है, अशुद्ध जल वह जल होता है जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है। और जो एक जल और होता है जो मैंने पहले बता दिया D2O जिसको हम लोग भारी जल कहते हैं। दोस्तों एक बात और है कि जो जल होता है ये न्यूट्रल होता है, जिसका pH वैल्यू कितना होता है 7 होता है दोस्तों, ये न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों एक बात और यहाँ पे कि आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जल चक्र के बारे में, जल चक्र के बारे में, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर 71% जल है और 29% क्या है स्थल है। लेकिन दोस्तों जल की कमी नहीं हुई है, जल आज भी 71% है, लेकिन जो पीने वाला जल है उसकी कमी हुई है। क्योंकि जो पीने वाला जल होता है दोस्तों वो पृथ्वी पर 2.5 से 3% ही बचा है। दोस्तों कहा भी जा रहा है कि आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए ही होगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी विकासशील देश हैं वो क्या आने वाले जो समय में पानी की किल्लत होगी। इसलिए दोस्तों हम लोग पानी को बचाना ज़रूरी है, बूंद बूंद बचाना ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में हमें पानी की मार को झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों हम लोग चक्र देख लेते हैं, जल चक्र। आखिर पानी कम क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जल होता है वो महासागरों में होता है। तो दोस्तों देखिए ये समुद्र है, ऊपर से सूर्य की रोशनी आ रही है ऊपर से, और ये समुद्र क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है दोस्तों। जब दोस्तों समुद्र गर्म होता है तो समुद्र का पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है। तो जब यहाँ से पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो जब वाष्प बनता है तो इसको वाष्पन कहते हैं। जैसे ही ये वाष्प धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए जब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है। यानी 165 मीटर ऊपर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। दोस्तों घटने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये वाष्पन ऊपर जाएगा तो ये संघनन होने लगेगा, यानी जमने लगेगा। जब जम जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, बादल का निर्माण हो जाएगा। और ये बादल जब तक हवा में तैरते रहेंगे तब तक तो ठीक है, जब नहीं तैर सकते तो वही बूंदों के रूप में नीचे आ जाते हैं, जिसे हम लोग वर्षण या तो वर्षा कहते हैं। फिर दोस्तों ये पानी कहाँ आता है, पौधों पर गिरता है, कुछ पौधे सोख लेते हैं, कुछ पानी महासागरों में आ जाता है। तो जब सूर्य की रोशनी समुद्र और पौधों पर पड़ती है, दोनों पर, तो दोनों से वाष्पन होता है दोस्तों। पौधे भी वाष्पन करते हैं और समुद्र भी वाष्पन करते हैं। तो पौधे से जो जल उड़ के जाता है ऊपर जाता है तो संघनन हो जाता है, संघनन होने के बाद बादल बनाते हैं, फिर बादल बूंदों के रूप में नीचे आ जाते हैं, जिससे ये हम लोग क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। तो दोस्तों ये हुआ जल चक्र, यानी सूर्य की रोशनी आई, समुद्र या तो फिर पेड़ पौधे दोनों क्या होते हैं, हीट होते हैं। तो समुद्र से भी वाष्प उठता है और पौधों से भी वाष्प उठता है। जब ये वाष्प ऊपर जाता है तो हम अभी बताएं ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है और संघनन हो जाता है। संघनन से बादल बनते, बादल से बारिश होती, फिर बारिश नीचे आता है, फिर ये साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। इसलिए दोस्तों पानी जो है आज भी 71% बना हुआ है। और दोस्तों एक बार मैं और बता दूं कि जैसे हम जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। अगर 165 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर घट जाएगा। जैसे ही 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर घट जाएगा। दोस्तों ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर इसलिए घटता है क्योंकि सूर्य से आने वाली जो होती हैं वो लघु तरंग होती है। जैसे ही इस इन्वायरमेंट में टकराती है तो दोस्तों वो दीर्घ तरंग हो जाती है, जो ऊपर न जाके वो नीचे ही रह जाती है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बना रहता है। तो दोस्तों
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।